नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल श्रीमती सोना देवी इंटर कॉलेज में। आज हम छोटे क्लास है कक्षा 6, 7, 8 स्पेशली कक्षा 8 के गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम घन के बारे में पढ़ते हैं, क्यूब के बारे में, फिर हम घनाभ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें बेलन के बारे में पढ़ते हैं। बेलन के बाद हमारा अगला टॉपिक जो होता है वो शंकु होता है, शंकु के बारे में पढ़ते हैं। शंकु के बाद हम गोला के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आपको एक बार इन सबका अलग अलग चित्र दिखा करके 3D वे में समझाते हैं कि बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, घन क्या है, घनाभ क्या है, उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो पहला हमारा है घन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि घन किस प्रकार होता है, घन की संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप एक आकृति बनते हुए देख पा रहे हैं, लूडो के पासे से आप रिलेट कर सकते हैं। जो लूडो का पासा होता है उसी को हम घन कहते हैं। तो ये आकृति हमारी बनी हुई है, ये आकृति हमारी घन की आकृति है। घन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है घनाभ। तो घनाभ के लिए हमारी जो अगली आकृति है ये हमारी घनाभ की है। जो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये हमारी घनाभ की है। अगर इसको रिलेट करना है तो अपने बुक से रिलेट कर सकते हैं, माचिस की डिब्बी से रिलेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से रिलेट कर सकते हैं। ये जो आकृति है ये घनाभ की है, इसे हम कहते हैं घन। ये हमारी घन की आकृति बनी हुई है। ये आकृति हमारी घनाभ की आकृति है। घनाभ के बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है बेलन। तो आइए देखते हैं कि बेलन कैसा होता है, फिर एक एक करके अपने फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आकृति हमने यहाँ बना रखी है ये बेलन की आकृति है। जैसे घर का सिलेंडर या फिर आपकी पेन जो है वो भी एक बेलन है, तो इसको हम बेलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेलन। ये हमारी जो आकृति है ये बेलन की आकृति है। इस प्रकार हमारा बेलन बनता है। अब एक बार ध्यान से सोचिए, जो सिक्का होता है कॉइन, वो सिक्का क्या होता है? बहुत लोगों का आंसर इसमें से ये होगा कि सर वो तो एक वृत्त है, लेकिन सिक्का जो है वो वृत्त नहीं होता है। एक बार ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को, सिक्का जो होता है वो भी एक प्रकार का बेलन होता है। क्या होता है? बेलन। अब बहुत सारे पॉइंट्स को अगर ऊपर नीचे ऐसे रखना शुरू कर दें, एक टाइम पे एक आकृति आपकी ऐसी बनेगी तो बिल्कुल बेलन जैसी हो जाएगी। तो सिक्का एक बहुत ही कम ऊंचाई का बेलन है। जैसे कि यहाँ ऊंचाई आप देख रहे हैं कि ये बेलन की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ पर ये इसकी हाइट है, ऊपर वाले सेंटर से नीचे वाले सेंटर तक ये इसकी हाइट है। अगर इसी को बहुत सारे पतले पतले भाग में काट दिया जाए ये सिक्के का रूप लेगा, लेकिन एक पास रखते हैं तो फिर वो बेलन दिखने लगेगा। तो सिक्का भी एक प्रकार का बेलन ही है। क्या? सिक्का भी एक प्रकार का बेलन ही है। अगली हमारी जो आकृति है वो है शंकु। तो आइए शंकु को बनाते हैं। शंकु कैसा होता है? तो यहाँ पे ये आकृति जो आपको दिख रही है ये शंकु। आप जोकर की टोपी से या बर्थडे पर पहने जाने वाली टोपी से रिलेट कर सकते हैं इसको। ये हमारा शंकु बना हुआ। क्या बना है? शंकु। शंकु के बाद लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा गोला। तो इसको मिटा करके गोला का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ढंग से डिस्कस करते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि जो गोला होता है और वृत्त होता है, क्या होता है? वृत्त होता है, दोनों सेम सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोला अलग है और वृत्त अलग है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। गोला जो हमारा होता है वो 3D होता है। कैसा होता है? 3D। और वृत्त हमारा होता है 2D। कैसा होता है? 2D। 2D का मतलब जिसमें लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है, उसे हम 2D कहते हैं। लेकिन जिसमें लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई तीनों चीज़ें आ जाए उसे हम 3D कहते हैं। जैसे अगर अभी आप हमको स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इस समय हमारी लंबाई दिख रही है और हमारी चौड़ाई दिख रही है, लेकिन ये वाला हिस्सा कितना मोटा है ये नहीं पता चल रहा। या फिर सीधा सीधा बात ऐसे समझें कि अगर हम यहाँ पे एक फूल को बनाएं, किसी भी फ्लावर को बनाएं, हमने यहाँ पे एक फ्लावर बना लिया। फ्लावर को यहाँ बना सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये कहा गया कि सर आप फ्लावर को हाथ में ले लीजिए, तो ये हाथ में नहीं है। तो ये संरचना जो है ये 2D है, इसमें इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, लेकिन सामने रखा हुआ फूल जो होगा वो 3D होगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि गोला को 3D है तो हम इसको हाथ में ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, लेकिन वृत्त को हाथ में नहीं ले सकते। अगर चाक से या मार्कर से नॉर्मल बोर्ड पे वृत्त हमें से बना दें और कहें कि बच्चों इसको हाथ में ले लो, तो आप बहुत करेंगे जेल में आके मिटा देंगे, वो हाथ में थोड़ी आएगा। लेकिन जैसे ऊन का गोला हो गया, मिट्टी का गोला हो गया, लड्डू का गोला हो गया, फुटबॉल भी एक गोला है, वॉलीबॉल भी एक गोला है, क्रिकेट की कैनवस बॉल वो भी गोला है, उन सबको हाथ में पिक कर सकते हैं। तो ये होता है गोला और वृत्त में अंतर। तो हम
गोला को यह समझते हैं गोला कैसा होता है, तो गोले की आकृति 3D में कुछ इस प्रकार होती है। और अगर केवल हमें वृत्त बनाना है तो ये हो गया हमारा वृत्त, इसको बच्चों हम वृत्त कहेंगे। अलग बना लेते हैं वृत्त को हम। तो ये जो संरचना हमारी बन रही है इसको हम कहेंगे वृत्त। क्या कहेंगे बच्चों? वृत्त कहेंगे। जो 2D है, कैसा है? 2D। लेकिन ये जो संरचना बनी हुई है इसको हम कहेंगे गोला। क्या कहेंगे? गोला। अब आइए एक एक करके इन सब आकृतियों के सूत्रों के बारे में पता करते हैं और चीज़ों के बारे में पता करते हैं। तो हमारी जो पहली आकृति थी वो थी घन। क्या थी? घन। तो आइए घन को समझते हैं। तो घन को समझने के लिए एक बार फिर से हम घन को ड्रा करेंगे और एक एक करके इन आकृतियों को हम समझेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ घन देखा, इसमें एक चीज़ आपको दिख रही है कि इसकी जितनी भी साइड है, चाहे इसकी ये वाली साइड हो, चाहे ये वाली साइड हो, चाहे ये वाली साइड हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे इधर से हो, चाहे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, सारी साइड पर हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। सारी साइड आपको क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। कैसे दिख रही है? सेम दिख रही है। तो अगर इसमें एक साइड की लेंथ को हम को यहाँ से फिर से बनाते हैं, अगर इसके एक साइड के लेंथ, अगर इसके एक साइड के लेंथ को यहाँ से यहाँ तक हमने ए डिनोट कर दिया। कितना डिनोट कर दिया? ए। तो इसकी ये भी जो साइड होगी वो भी कितनी होगी? ए होगी। इधर वाली साइड भी कितनी होगी? ए होगी। इसको भी हम क्या करेंगे? ए ही करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें निकालनी होती है। एक तो निकालना होता है इसका आयतन। क्या निकालना होता है बच्चों? आयतन। तो आयतन का इसका जो फार्मूला होता है जनरल सा, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको याद दिख रहा है कि इसकी लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है और इसकी ऊंचाई भी क्या है? ए है। तो अगर आयतन लिखा जाए, आयतन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे जो घन का आयतन हमारा होगा, घन का आयतन वो हो जाएगा ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। उसकी एक भुजा की जो लंबाई है उसका घन करेंगे तो क्या निकलेगा? घन का आयतन निकलेगा। अब इसके बाद घन के आयतन के बाद इसके संपूर्ण पृष्ठ बनाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है बच्चों, जैसे लूडो का पासा है तो इसकी एक हिस्से का क्षेत्रफल, पीछे वाले का क्षेत्रफल, लेफ्ट वाले का, राइट वाले का, ऊपर का, नीचे का, सबका क्षेत्रफल निकाल करके हम ऐड करें। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं इसकी चारों साइड आपस में बराबर है तो ये एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना बच्चों? एक प्रकार का वर्ग बना हुआ है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग ड्रा करते हैं। ये हो गया हमारा एक वर्ग, आपको दिख रहा है सारी साइड से। और इस तरह से अगर गिना जाए तो इसमें कितने वर्ग होंगे? गिनने की आवश्यकता नहीं, लूडो का पासा याद करिए। 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं उसमें, मतलब 6 फलक है उसमें। तो एक फलक का पहले हम निकालेंगे। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए है और ये भी लेंथ कितनी है? ए। यानी लंबाई और चौड़ाई में कितनी है? लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए ही लिखी हुई है। तो पहले एक का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग या आयत का क्षेत्रफल। वर्ग या आयत का क्षेत्रफल बराबर करके होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे एक फलक का अगर क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई ए और चौड़ाई भी ए है, यानी कि हमारा क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल 6 फलक हैं, तो 6 गुणे करके एक का क्षेत्रफल कितना आया? ए स्क्वायर। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 6a स्क्वायर। आपने यहाँ पे घन के बारे में दो चीज़ें देखी कि घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं और घन का क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप काफी पे नोट कर सकें। इसके बाद हम अगली संरचना पे आते हैं जो हमारी घनाभ है। क्या थी बच्चों? घनाभ। तो सबसे पहले हम घनाभ क्या कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक है घनाभ। इसके टॉपिक का नाम लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। इसको हम कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल है और फिर इसकी ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल दी हुई है और फिर इसकी जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल आएगी। और अगर इस साइड की बात की जाए तो वो इसके इक्वल है। मतलब आमने सामने के फलक जो होते हैं इसके वो बराबर होते हैं। जैसे कि आप रिलेट करने के लिए बुक को देख सकते हैं। बुक का ये एरिया जो है किताब का
जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसके जस्ट पीछे का है। जितनी मोटाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एग्जैक्ट उतनी ही मोटाई यहाँ भी है और लंबाई भी सेम ही है। जितना मोटा और लंबा सामने से दिख रहा है उतना ही मोटा लंबा कहाँ से दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है। यानी कि आमने सामने के जो फलक होते हैं वो इसके बराबर होते हैं। तो ये घनाभ को मिटा कर एक बार जिससे हम घनाभ बनाते हैं उसके बाद फार्मूले क्या आते हैं इसके। तो ये हो गया बच्चों हमारा घनाभ। अब घनाभ में घनाभ की जो ये वाली लंबाई है, ये वाली भुजा है, इसको हम लंबाई मानेंगे, और ये वाली भुजा जो इसकी है ये चौड़ाई है, इसको हम बी लिख लेंगे, दिखने में चौड़ाई होता है। और ये वाली साइड जो है इसको हम ऊंचाई ले लेंगे, हाइट मीन्स ऊंचाई। तो अगर इसका आयतन निकालें, घनाभ का आयतन, आयतन निकालने का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सेम वही फार्मूला जो हमने घन में लगाया, लेकिन यहाँ सारी साइड सेम नहीं है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी सेम थी, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों लगे। तो इसके जो आयतन का फार्मूला आएगा, आयतन इज इक्वल टू आ जाएगा एल बी एच, तीनों का हो रहा आपस में गुणा। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं आयतन इज इक्वल टू एल बी एच। तो ये हमारा सूत्र हो गया घनाभ के आयतन। अब इसके बाद इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखते हैं, इसको देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये अगर हाइट एच है तो ये भी हाइट कितनी होगी बच्चों, एच होगी। तो एक बार इसका निकालेंगे, इसके पीछे वाले का सेम होगा दोनों पॉइंट में। तो पहले इस साइड का निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल, इसको हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो ए बी सी डी के लिए कर लेंगे ए बी सी डी के लिए, तो इसका क्षेत्रफल होगा बी इंटू एच, क्योंकि इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई कितनी है एच। तो ए बी सी डी के जो क्षेत्रफल होगा वो होगा बी इंटू एच, ये हमने निकाल लिया। तो इसके पीछे अगर जाते हैं हम, यहाँ पर हमने पी क्यू आर एस लिया, तो इसका भी क्षेत्रफल वही होगा। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल भी बराबर कैसे होगा बी इंटू एच। अब इसके बाद फ्रंट वाले साइड को देखते हैं। फ्रंट वाले साइड का जो नाम है वो है पी ए बी एस। तो पी ए बी एस के लिए निकालेंगे, पी ए बी एस के लिए इसका जो क्षेत्रफल हमारा होगा उसको अगर निकाला जाए तो इसकी लंबाई एल है और हाइट इसकी एच है, तो इसका हो जाएगा इक्वल करके एल इंटू एच। अब इसके जस्ट पीछे का जिसका नाम है क्यू सी डी क्यू आर, आपको दिख रहा होगा, तो सी डी क्यू आर के लिए इसके लिए जब जोड़ेंगे तो इसका भी होगा या इंटू एच, क्योंकि आमने सामने के फलक जो होते हैं वो बराबर होगा। तो अब बचा हमारा ऊपर का और नीचे का। तो अगर ऊपर का निकाला जाए, ये साइड हमारी ये है, तो ये साइड कितनी होगी बच्चों, ये है। इस साइड को हमने बी लिखा, तो ऊपर की जस्ट साइड कितनी होगी, बी होगी। तो हमारा ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसका नाम है पी क्यू डी ए, या फिर ए से स्टार्ट करते हैं, ए डी क्यू पी, ए डी क्यू पी के लिए। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसकी है एल और चौड़ाई है बी, तो इसको हम लिखेंगे एल इंटू बी। अब सेम नीचे का होगा, नीचे वाला है आर एस बी सी, तो आर एस बी सी के लिए निकालेंगे बी सी के लिए, तो इसका भी सेम ही होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे हमारे पास 6 फलक है। पहले का क्षेत्रफल जो हमारा आया है वो यहाँ पे हमारा आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप। दूसरे का फिर यहाँ पे आया हुआ है, ये हमारा तीसरे का, ये चौथे का, ये पाँचवें का और ये छठवें का, सबको हम एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी एच, तो बी एच 2 बार है, ये हो जाएगा 2BH, कितना हो जाएगा 2BH प्लस एल एच 2 बार है, जोड़ेंगे तो 2LH, अब प्लस करके फिर हमारे पास यहाँ पे एल बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2LB। अगर सब में से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 हमारे निकल के बाहर आएगा, तो बचेगा BH प्लस LH प्लस LB। अगर इस आर्डर को चाहे तो जैसे याद करने में आसानी हो इधर अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसके बाद हमारी अगली जो आकृति आती है वो है बेलन। तो आइए बेलन के बारे में समझते हैं, अब बेलन के सूत्रों को देखते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा बेलन।
अब बेलन जो है इसके ऊपरी हिस्से पे एक वृत्त है और निचले हिस्से पे एक वृत्त है, तो दोनों का सबसे पहले सेंटर डिनोट कर लेते हैं। ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर। सेंटर डिनोट करने के बाद इसके हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? वक्र पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब जो घूमा हुआ इसका जो रोल कर गया उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर इसकी लंबाई को निकालना है, अगर आप इमेजिन करें एक बार पेपर का भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए हाथ में हमारे पेपर का शीट है, इसी से बेलन का निर्माण हुआ है। हम ये खोखले बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठोस बेलन का चार्ट के सिलेबस में है नहीं। अगर इसको यहाँ से चाहे लंबाई के परितः चाहे इसको चौड़ाई के परितः अगर रोल किया जाए तो ये मिल करके क्या बनना बच्चों? एक बेलन बनना। क्या बनना? बेलन। आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर इसके इस वाले एरिया की लंबाई निकालनी है तो जो वृत्त बना हुआ कितना होगा, तो इसको पकड़ के यहाँ से खोल देंगे तो ये निकल गया इसकी लंबाई। और ये जो बच रहा जो मुड़ा हुआ था ये उसकी ऊंचाई थी। क्या थी बच्चों? ऊंचाई थी। इन्हीं दोनों का गुणा कर दो तो क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। आखिर यही क्षेत्रफल है जो कर्व करके वक्र बन गया है, वक्र पृष्ठ हम निकाल रहे हैं। तो अगर इसकी लंबाई हमको निकालनी है टोटल सर्कमफ्रेंस, उसका फार्मूला होता है 2πr। 2πr आप लोगों ने वृत्त में पढ़ा होगा, वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब इसी में उसकी चौड़ाई से गुणा करना है, तो जो इसकी चौड़ाई थी वो हाइट इसकी होगी, जिसको यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे, इसको हम लिखेंगे एच। क्या लिखेंगे बच्चों? एच। और इसका जो रेडियस है त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे आर। तो अगर इसी में हम गुणा किससे करते हैं? एच से गुणा करते हैं, तो ये बात हो जाता है वक्र पृष्ठ। तो गुणा करेंगे तो 2π तो अपनी जगह पे रहेगा, और जो एच का एच है वो आकर के यहाँ पे चला आएगा 2πr। ये हो गया इसके वक्र पृष्ठ का फार्मूला। अब दूसरा जो इसका टॉपिक आता है वो आता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या था बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है इसका, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि इसका वक्र भी निकालेंगे और ये ऊपर का हिस्सा जो आपको यहाँ पर बेलन एक बार फिर से बनाकर समझा देते हैं कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं रटते चले जा रहे हैं पोते की तरह से, वो चीज़ें करके भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का मतलब ये है कि पहला काम तो ये है कि इसका जो वक्र पृष्ठ है वो लेंगे, और अगर उसी में हमने ऊपर का ये एरिया जो कवर करना और नीचे का ये एरिया उसमें ऐड कर दे तो कुछ बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, उसी को हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अब कैसे ये निकलेगा? तो वक्र पृष्ठ आपने निकाल लिया। वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों? 2πr। अगर इसी में दोनों ऊपर नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। एक वृत्त ऊपर दूसरा वृत्त नीचे, तो दो बार जोड़ेंगे πr², तो πr² + πr², तो ये बनेगा 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए 2πrh में ऐड करेंगे 2πr², तो संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा, दो कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन, तो 2π और आर अगर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ बचेगा एच, और यहाँ एक ही आर कॉमन लिया गया, एक आर मिल जाएगा, एच प्लस आर होता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। अब इसके बाद इसमें एक और फार्मूला है इसके आयतन का। तो आइए देखते हैं कि आयतन का क्या फार्मूला होता है। इसके आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²h। तो बेलन का आयतन को किससे निकालेंगे? πr²h से। खैर इसके अगर हम प्रूफ पे चलेगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो चार्ट के बच्चों के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब ऐसे याद रखिए कि आयतन का जो फार्मूला है वो है πr²h, जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला है 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2πr और h प्लस r। और पाई की जो वैल्यू होती है वो एक बार उसको भी देख लीजिए आप लोग। पाई को होता है 22/7, और अगर इसको डेसिमल तक काटा जाए तो लगभग आती है वैल्यू 3.14। पाई के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पाई की वैल्यू की जिंदगी में नहीं भूलेगी। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो पी, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, PI उसके बाद ई। पाई आपको दिख रहा, बस पाई को लिख के उसके सामने मिरर लगा देंगे। जैसे आप मिरर लगाएंगे तुरंत आपको 3.14 दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब मिरर लगाएंगे तो ये उलट करके इधर बनेगा तो 3 बन जाएगा, एक तो अपनी जगह पे रहेगा और ये थोड़ा सा बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब बस एक लेफ्ट साइड से क्लिक करके क्या लगा देंगे?
डेसिमल लगा देंगे, हुआ कि नहीं 3 दशमलव अच्छा। तो पाई की वैल्यू याद ना हो अगर तो उसको हाथ में कहीं गाढ़े पेन से लिखिए और छाप लीजिए कहीं, तो तुरंत आपको निकल जाएगा 314 और एक के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना। तो आज की वीडियो को यही बंद करते हैं। हमारा बच रहा है एक शंकु बच रहा है, शंकु के बाद हमारा गोला बच रहा है। शंकु और गोले के जो फार्मूले होते हैं वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि हम गोले पे आएंगे तो एक बार गोला पढ़ेंगे, एक बार अर्धगोला पढ़ेंगे। गोली कोष जिसको कहा जाता है, एक स्क्वायर होता है और एक सेमी स्क्वायर होता है। तो ये टॉपिक फिर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।